बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग जी? तो गाइस, आज हमने न्यू नावल रीड करना है। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और कमेंट सेशन इंशाल्लाह हम लोग जल्दी वापस आएँगे, स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी थोड़ी सी मसरूफियत चल रही है। और ये वेडनेसडे को मेरा टेस्ट भी है, उसके लिए दुआ कीजिएगा। मतलब एग्ज़ाम है, कॉम्प्रिहेंसिव है, तो उसके लिए दुआ कीजिएगा। उससे पहले भी मैं थोड़ी सी बिज़ी हूँ। तो ऐसे है कि ना, उसके बाद जब एकदम फ्री हो जाऊँगी ना इस मंथ के एंड पे, जैसे ही फ्री होती हूँ तबीयत सेट होती है, तो फिर हम कमेंट सेशन दोबारा से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? तो अभी नावल पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूला करें, अपने रिस्पॉन्स दिया करें, अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया करें। चले चलते हैं नावल की तरफ, बातें फिर करेंगे। महक, मुझे राजी से बहुत खौफ आता है। इसके आंसू महक का दामन भिगो रहे थे। बेवकूफ़ लड़की, तुम्हारी बुजदली ने इसे शह दी है, महक ने दांत पीस कर कहा, वरना इसकी क्या मजाल के वो कोई बोल्ड स्टेप लेता। आज इसने तुम्हारे आंचल का कोना पकड़ा है, कल को वो तुम्हारा हाथ पकड़ लेगा और परसों वो तुम्हारे फ्लैट के अंदर भी घुस आएगा। महक इसे सहला रही थी। मैंने तुमसे कहा भी था कि तुम कॉलेज से बाहर मत आना जब तक मैं तुम्हें लेने ना आऊँ, लेकिन तुम भी बहुत खूब हो, किसी की सुनती कहाँ हो। महक की नज़रें इसकी मोटी सी चोटी पर जमी हुई थी जो इसकी कमर पर टिकी हुई थी। मैं अकेली वहाँ क्या करती? राफ़िया और फिज़ा भी जा चुकी, तो तुम तो जानती हो शहराज को मौके की तलाश होती है कि मैं कभी से तनहा नजर आऊँ। इसने अपने क्लास वाले के मुतल्लिक बताया। इसके आंसू में फिर तेज़ी आ गई। खुदा ने जब ऐसा क़यामत खेज़ हुस्न किया था तो कोई मजबूत पनाहगाह भी दे देता। निहाल अहमद और सायरा के बाद दोनों लड़कियां अकेली रह गई थी। मैं कमज़ोर लड़की कब तक तुम्हारी हिफाजत करूं? महक ने इसकी सुरमई आंखों को गौर से देखा। तुम भी मुझसे बेजार हो गई, पहले माँ पापा और अब तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो। इसने महक को बेबसी से देखा। मैं तुमसे बेजार नहीं हुई जानू, मैं तुम्हें समझाना चाह रही हूँ, खुद को मजबूत बनाओ। वासिक पाकिस्तान आएंगे तो मुझे इनके साथ जाना ही पड़ेगा। तुम तो जानती हो मैंने निकाह के लिए यही शर्त रखी थी, मेरा MBBS पूरा हो जाए तो फिर रुखसती होगी। 2 माह बाद वासिक आने वाले। कल रात इनका फ़ोन आया था। मैं किसे वासिक के फ़ोन के तफसील बताने लगी। मुनज़्ज़ा अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थी। इसके पापा निहाल अहमद भी अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थे, जबकि इसकी मामा सायरा की एक बहन थी, तायरा, जो कि महक की वालदा थी। इन्होंने अपने शौहर जमील से तलाक के बाद फराज खान से दूसरी शादी कर ली और अपने शौहर के साथ UK में मुकीम थी। महक के वालिद भी अपनी ज़िंदगी में मगन थे। महक अपनी खाला के पास रहती थी और मुनज़्ज़ा की निस्बत तो बहुत पुरएतमाद थी। निहाल अहमद और सायरा की एक हादसे में मौत हो जाने के बाद इसने खुद को मुनज़्ज़ा की सरपरस्त बना लिया था। निहाल अहमद का घर किराए पर देकर वो दोनों इस फ्लैट में चली आई। ये फ्लैट महक को वासिक के निकाह होने पर तोहफे में दिया था। वासिक निहाल अहमद के दोस्त का बेटा था और महक का वासिक से निकाह इनकी खुशी से हुआ था। वासिक मैकेनिकल इंजीनियर और दुबई में मुकीम था। सरदस्त महक का मसला मुनज़्ज़ा की सादा दिली और बेपनाह खूबसूरती था। वो दुबई जाने से पहले इसका कोई इंतज़ाम करना चाहती थी, वरना वो तो कहीं अकेली जाने के काबिल भी नहीं थी। बाज़ औक़ात इसे निहाल अहमद के कज़न सिकंदर रज़ा का ख्याल आता था कि वो इनसे रब्ता करे। वो वर्जीनिया में रहाइश पसीर थे और शायद इस हादसे से लाइलम थे, वरना वह ज़रूर रब्ता करते। मैं को इनका एड्रेस मालूम नहीं था। इस वक्त भी वो निहाल अहमद का ज़ाती सामान लिए बैठी थी कि शायद इसमें सिकंदर रज़ा का पता मौजूद हो और इसकी मेहनत रायगा नहीं गई। इसे सिकंदर रज़ा का एक ख़त मिल गया जो इन्होंने निहाल अहमद के नाम लिखा था और ये ख़त निहाल अहमद की नागहानी मौत से कबल का था, जिसमें इन्होंने अपनी पाकिस्तान शिफ्टिंग के बारे में इतला दी थी और अपना कराची का एड्रेस भी लिखा था। मुनज़्ज़ा, इसने किचन में रात का खाना बनाती मुनज़्ज़ा को आवाज़ दी। क्या बात है, क्यों चिल्ला रही हो? वो नैपकिन से हाथ साफ करती हुई बाहर आई। गुड न्यूज़ सुनो, सिकंदर अंकल का पता मिल गया। पापा के सामान में इनका ख़त रखा था, वो कराची शिफ्ट हो गया, हम जल्दी इनसे मिलने चलेंगे। इसने प्रोग्राम बना डाला। तो तुम मुझे वहाँ छोड़ाओगी? इसके आंसू फिर से बहने लगे। ये हम बाद में तय करेंगे, फ़िलहाल हम मुलाकात करने जा रहे हैं, इसने कहा और सारा सामान समेटने लगी। खुदा करे राजी रास्ते में ना खड़ा हो। इसने दिल में दुआ मांगी। महक ने इसके सेल फ़ोन पर SMS कर दिया कि वो डॉक्टर शाह के साथ जा रही है। वापसी में से देर हो जाएगी, मुनज़्ज़ा वैन से घर चली जाए। वैन ने इसे जहाँ उतारा था वहाँ से इनके फ्लैट तक पैदल 10 मिनट का रास्ता था। अच्छा, वो एक सीन मुक गया, अगला सीन शुरू हो गया। वो अब दिल में दुआ मांग रही थी कि राजी से टकराओ ना। राजी मोहल्ले का बिगड़ा हुआ नौजवान था। वो हसीना, वो नीलम परी, कर गई कैसी जादूगरी, नींद इन आँखों से छीन ली है, दिल में बेचैनियाँ है भरी। राजी से 2 कदम पीछे आ रहा था। मुनज़्ज़ा ने अपनी रफ्तार तेज़ कर दी। अरे अरे रुको तो, सुनो तो सही, इतनी जल्दी में क्यों? सुनसान सड़क देखकर इसकी हिम्मत में इजाफा हो रहा। वो इसके आगे रास्ता रोककर खड़ा हुआ था। राजी, मेरा रास्ता छोड़ दो। इसकी आंखें बरसने को तैयार थी। तुमने अपनी अम्मा से मेरे बारे में बात की? वो महक को इसकी अम्मा कहता था। तुम्हें जो बात करनी है महक से खुद कर लो। इसने खूब बमुश्किल आंखों को बरसात को रोका। मैं तो इसे 10 दफ़ा बता चुका हूँ कि मुझे तुमसे शादी करनी है, लेकिन तुम्हारी अम्मा पता नहीं किस शहज़ादे का इंतज़ार करिए। अचानक इसने मुनज़्ज़ा का हाथ थाम लिया। छोड़ दो मेरा हाथ, वो चीखी। इसे समझा देना कि शराफत से मेरी बात मान ले, वरना किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। इसने बददस्तूर मुनज़्ज़ा का हाथ थाम रखा था। छोड़ो कमीने,
इसने हाथ छुड़ाने के लिए ज़ोर लगाया, न जाने कब आंसू बंद तोड़कर बह निकले। अचानक किसी गाड़ी के नज़दीक रुकने पर राजी ने इसका हाथ छोड़ा और तेजी से अंदर गली में गायब हो गया। और अब इसका ड्राइवर मुनज़्ज़ा के सर पर खड़ा था। आप जैसी लड़कियां जब अपनी हिफाजत नहीं कर सकती तो आप तन्हा घर से बाहर क्यों निकलती हैं? इसका सर्द लहजा सुनकर मुनज़्ज़ा के आंसू में तेज़ी आ गई तो शायद वो शर्मिंदा हो गया। कहाँ जाना है आपको? चलिए मैं ड्रॉप कर देता हूँ। इसने तानिस्ता अपने लहजे को नरम किया। शायद वो भी मुनज़्ज़ा के मासूम हुस्न से मुतासिर हो गया था। बस अगले ब्लॉक में जाना, मैं चली जाऊँगी। इसने अपना गुलाबी चेहरा साफ किया ताकि फिर चंद कदम के फासले पर कोई दूसरा हाथ पकड़ कर खड़ा हो जाए। फ़ौरन गाड़ी में बैठिए। इसने दो टोक लहजे में कहा और गाड़ी की तरफ बढ़ गया। तो वो बाल आगना उदा तेरे ना बह के चली जावे। ये देखे बगैर कि मरे मरे कदमों से गाड़ी की सिमत बढ़ रही थी। वो उसे बिल्डिंग के गेट के पास उतारकर गाड़ी जन से उड़ा ले गया। शाम को जब महक आई तो उसने पूरी तफसील से उसे दोपहर वाला वाक़या सुनाया। राजी की हिम्मत बहुत बढ़ गई। कल तुम तैयार है ना? हम शाम की गाड़ी से कराची चलेंगे, सिकंदर अंकल से मिलने, महक ने बताया। और इस वक्त वो जब हल्का हल्का अंधेरा फैल रहा था, वो दोनों ही आलीशान घर के गेट पर खड़ी थी, जिसकी पेशानी पर सिकंदर विला लिखा था। बारूदी मुलाजिम ने अंदर ले आया। रविश पर चलते हुए महक ने दाएं तरफ नजर निगाह उठाई, जहाँ लॉन में एक लड़का और लड़की नेट लगाए बैडमिंटन खेल रहे थे। लड़की ने देख चुकी थी। इसने लड़के से कुछ कहा तो वो मुड़कर इन्हें देखने लगा। मुनज़्ज़ा ने घबराकर महक का हाथ थाम लिया। चलो जी, एड्डा भी की हो गया। लड़का इसकी इस हरकत पर मुस्कुराया, फिर से गेम की तरफ मतवज्जो हो गया। मुलाजिम ने सच्चे सच्चा ड्राइंग रूम में बिठाकर चला गया। अंकल सिकंदर ने अगर हमें पहचानने से इनकार कर दिया तो क्या होगा? मुनज़्ज़ा ने अपने दिल का डर महक पर आश्कार कर दिया। इदा दियां होंदियां कि जेड़ियां ना आप तो सुख दा साह लैना नहीं, आप तो बिला वजह दी टेंशनां लैनियां ते नाल दूजियां नूं भी टेंशनां देनियां। तुम इतनी बदहवास क्यों हो रही हो? 2 साल पहले अंकल और आंटी पाकिस्तान आए थे अपने बेटे से मिलने, जो यहाँ सेटल हो गया था। इसने CSS के इम्तिहान में नुमाया कामयाबी हासिल की थी, तो अंकल आंटी से मुबारकबाद देने आए थे। हमारे घर भी आए थे और 2 दिन रुके थे। याद है तुम अंकल को इतनी पसंद आई थी, वो तुम्हें प्रिंसेस कहकर मुखातिब करते थे। यूँ भी तुम्हें परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ आने से पहले अंकल से फ़ोन पर तफसीली गुफ्तगू कर चुकी। बहुत अफसोस कर रहे थे मम्मा पापा की डेथ का। अचानक आहट हुई और बेस पर्दा उठाकर हुई आंटी अंदर दाखिल हुई। लाइट पिंक साड़ी में बहुत ग्रेसफुल लग रही थी। वो दोनों अपनी जगह से खड़े हो गए। अस्सलाम वालेकुम आंटी, दोनों ने सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम बेटा, सफ़र कैसा रहा? इन्होंने दोनों को बारी बारी करे लगा। 3 घंटे का सफ़र है हैदराबाद से कराची का। ये मुनज़्ज़ा बेजार हो जाती है, महक ने कहा। तुम लोग पहले फ़्रेश हो जाओ, फिर खाना लगवाती हूँ। साथ ही उन्होंने मुलाजमा को आवाज़ दी जो चंद लम्हों बाद हाजिर हो गई। ज़रीना, ये महक और मुनज़्ज़ा है, इनको कमरा दिखाओ और अब्दुल से कहो कि इनका सामान ले जाए। ज़रीना की पैरवी में आगे बढ़ने लगी। डाइनिंग हॉल में रूही आंटी के अलावा 2 लड़कियां और लड़का मौजूद था। लड़का और एक लड़की वही थे जो लॉन में नजर आए थे। वो दोनों इन्हें देखकर मुस्कुराए थे, जबकि दूसरी लड़की ने मंजिल के लिए कुर्सी खिसकाई थी। ये दोनों मेरी बेटियां माहीन और शर्मी, इन्होंने अपनी बेटियों का तारुफ करवाया। ये मेरा भांजा सफ़वान, हमारे साथ ही रहता है। ये तुम्हारे निहाल अंकल की बेटियाँ महक और मुनज़्ज़ा, और अब मुनज़्ज़ा भी हमारे साथ ही रहेगी। आंटी ने इसके आगे सालन की डिश बढ़ाई, गोया खाना शुरू करने का इशारा किया। मज़ीद तारुफ तुम लोग खुद ही हासिल कर लो, मगर ख़बरदार जो किसी ने मुनज़्ज़ा को तंग किया। आखिर में इनका लहजा सख्त हो गया। पहले आप बताइए महक कि आपके क्या मशागल है? माहीन ने पूछा। मेरा हाउस जब मुकम्मल होने वाला और मैं करीब अपने शौहर के पास दुबई जाने वाली हूँ। महक, आप इतनी कम उम्र नज़र आती हैं। ये शौहर वाला हादसा कब हुआ? 2 साल पहले मेरा निकाह वासिक से हुआ था। वासिक पापा के दोस्त के बेटे। और तुम मुनज़्ज़ा क्या करती हो? मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ, अब आगे देखिए क्या होता है। इसका लहजा मध्यम था। डोंट वरी बेटा, यहाँ शर्मीन के साथ तुम्हारा एडमिशन भी हो जाएगा। चलो है, मसला भी मुक गया। बस तुम्हारे अंकल जापान से आ जाए, आज सुबह की फ़्लाइट से गए हैं। 8 दिन का शेड्यूल है और फ़िलहाल तो ओन भी हैदराबाद किया है, वरना वही तुम्हारा एडमिशन करवा देता तो तुम्हारे वक्त ज़ाया ना होता। ए लो, मैंने क्यों लग रहा है ओन साहब वही है और जिन्हें एक गली तो दूजी गली 'च ड्रॉप दिता सी। अपने इकलौते बेटे के लिए इनके लहजे से प्यार छलक रहा था। भाई अपने दोस्त की शादी के सिलसिले में हैदराबाद गए हैं। बहुत ज़बरदस्त पर्सनैलिटी है भाई की, लड़कियाँ देखती रह जाती हैं। तो जो गया सी तो उन्होंने तो किराया ज़रूर लवाना सी। उन्होंने फ़ोन करके कह देंगे जो अब्बा जी ने फ़ोन पर पहले गल कर ली सी कि वो कह रहा था मेरा बेटा गया हुआ वहाँ पे, उसके साथ आ जाओ। इन्हीं बातों के दौरान खाना खाया गया और खाने के बाद वो लोग लाउंज में आकर बैठ चुके थे। महक बहुत मुतमिन नज़र आ रही थी। इसे अंकल सिकंदर के घर का माहौल पसंद आया था। इसे उम्मीद थी कि मुनज़्ज़ा जल्दी सेट हो जाएगी। सोने से पहले इसने मुनज़्ज़ा को बताया कि अंकल सिकंदर ने इसे फ़ोन पर कहा था वो मुनज़्ज़ा को मुस्तकिल यहीं छोड़ जाए, इसलिए वो इसे अपने साथ वापस नहीं ले जाएगी। महक दूसरे दिन वापस चली गई, इस वादे के साथ कि वो दुबई जाने से पहले मुनज़्ज़ा से मिलने आएगी। मुनज़्ज़ा को यहाँ रहते हुए 1 हफ़्ता हो चुका था और अंकल सिकंदर भी वापस आ चुके थे और अब भी इसे प्रिंसेस कहकर मुखातिब करते थे, जबकि अंकल के वली अहद से मुलाकात नहीं हुई थी। सुना था कि वह नवाबशाह चला गया किसी काम के सिलसिले में। इस वक्त वो लोग रात के खाने के बाद लाउंज में बैठे थे। कॉफ़ी का दौर चल रहा था। सफ्तर आया था आज ऑफिस में, बता रहा था कि इस लड़के ने सदफ का रिश्ता न देने पर इसे अगवा करने की धमकी दी है। वो कह रहा है कि मैं ऑन से कहूँ कि वो ज़ाती तौर पर इस लड़के से बात करे तो शायद इसकी अक्ल ठिकाने आ जाए। सिकंदर अंकल अपनी बेगम से मुखातिब थे। आप सफ्तर भाई से कहें कि जो कुछ करना कानूनी तौर पर करें, रूही सिकंदर ने शौहर से कहा। मुनज़्ज़ा बगौर इनकी गुफ्तगू सुन रही थी।
बेटी की इज्जत का मामला, थाने जाना आसान बात नहीं। अंकल सिकंदर ने आसान से समझाया। कब तक आएगा ऑन? रूही सिकंदर ने पूछा। कल आने का कह रहा था। हाँ भी प्रिंसेस, तुम कब से कॉलेज ज्वाइन कर रही हो? अब किन का रुख मुनज़्ज़ा की जानिब था। अंकल कल से ज्वाइन करूँगी, इसने हौले से जवाब दिया। दिमाग कुछ देर पहले होने वाले बातों में उलझा हुआ था। सफ़ी, तुमने मेरा सेलफ़ोन इस्तेमाल किया था? महीन के हाथ में इसका सेलफ़ोन था। मुझे क्या ज़रूरत है? इसने कोरा सा जवाब दिया। फिर बैलेंस कैसे ख़त्म हुआ? सेलफ़ोन तुम्हारा ही, ये मालूमात भी तुम खुद रखा करो, मुझे पता नहीं क्यों घसीटती हो हर बात में। पासवर्ड बदला, इसने मुंह बनाया। तुम इंतहाई दर्जे के झूठे हो और तुम ही हमेशा मेरा बैलेंस चोरी करते हो। जिस दिन मैंने तुम्हारी चोरी पकड़नी है, इस दिन तुम बचोगे नहीं मुझसे। वो इसे धमकी देकर वॉकआउट कर गई। सफ़ी, तुम क्यों तंग करते हो इसे? रूही सिकंदर ने इसकी खंचाई की। आंटी, वो मेरी हरकतों पर तंग होना छोड़ दे, मैं तंग करना छोड़ दूंगा, इसने हमेशा वाला जवाब दिया। शर्मीन की तबीयत 2 दिन से ख़राब थी, मजबूरन वो कॉलेज नहीं जा रही थी। मुनज़्ज़ा ने किसी हद तक खुद को माहौल के मुताबिक ढाल लिया था। आज भी इसे कॉलेज छोड़ कर गया था। मखलूत तलीमी अदारा था, इसलिए मुनज़्ज़ा बहुत मोहतात रहती थी। यूँ भी शर्मीन इसके साथ रहती थी, इसलिए कोई नाखुशगवार वाक़या ताहाल नहीं हुआ था। इस वक्त वो कॉलेज के लॉन में अपनी बुक्स खोले हल्की हल्की धूप से लुत्फ़ अंदोज़ हो रही थी। हेलो स्वीटी, आज तुम्हारी बॉडीगार्ड नज़र नहीं आ रही। आवाज़ पर इसने अपनी नज़रें उठाई। फाइनल ईयर का वो हाज अहमद था, जिसके बारे में शर्मीन ने कहा था कि इसे बताया था वो किसी सियासी लीडर का बेटा और ख़ुद भी कॉलेज की सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस रहता है। कंधों तक आते बालों को इसने रबड़ बैंड में जकड़ा हुआ था। ये था हमारे मुल्क का मुस्तकबिल। मुनज़्ज़ा ने तासुब से सोचा, अपनी किताबें समेटने लगी। एक तो जड़ियाँ लम्मियां लम्मियां जुल्फां रख लेंदे, मैंने एड्डे जहर लगदे, मेरा दिल करदा मैंने जुल्फां बम मारदा। कसम, मुझे मेल्स की ना लंबी लंबी जुल्फें इतनी भैड़ी लगती हैं ना कि मैं क्या ही बताऊँ। अरे अरे, ज़रा चंद मिनट अपने इस दीवाने को दे दो, फिर चली जाना। जल्दी किस बात की है स्वीटी? वो इसका रास्ता रोक कर खड़ा हो गया। जाने दो मुझे, रास्ते से हट जाओ, इसने अपने लहजे को मजबूत बनाया। वहाज अहमद एक बार जिस रास्ते का इंतखाब कर लेता, फिर इसे इस रास्ते से हटाना आसान नहीं। और तुम ठहरी एक छोटी सी चिड़िया, मेरा क्या बिगाड़ लोगे? इसने मानी खेरी से कहा। मतलब टीट अपने, देखो अपनी टीट से बगैरती दा तरह के डखुल के कर रहे हो बेचारा। मिस्टर वहाज, आप मुझसे ऑफिस में आकर मिले। सर इफ्तिखार को शायद कुदरत ने इसका निजात दहिंदा बनाकर भेजा था, लेकिन जाने से पहले वहाज इसे नज़रों में वार्निंग दे गया कि कब तक बचोगी। आ रहे हो तो यार बचा लेगा नो आप भी। घर पहुंचकर वो अपने कमरे में महसूर होगी। इसका दिल चाह रहा था वो कहीं ऐसी जगह रूपोश हो जाए जहाँ इसे गंदी नज़रों का सामना ना करना पड़े। मम्मा जी, आप मुझे छोड़कर क्यों चलेगी? देखिए आपकी मुनज़्ज़ा कितनी बेमाया होगी। हैदराबाद के राजी से जान छुड़ाई तो यहाँ कराची में वहाद अहमद ने जीरन कर दी है। अब मैं अपनी वजह से कितनों को परेशान करूँ? वो तकिए में मुँह घुसाए रोए जा रही थी। मैं कम परेशान थी मेरी वजह से कि अब मैं अंकल सिकंदर की फ़ैमिली को भी परेशान करूँ। मम्मा प्लीज़ मुझे अपने पास बुला लो, मैं और जीना नहीं चाहती। रोते रोते जाने कब इसकी आवाज़ इतनी बुलंद होगी कि बाहर से गुजरता ऑन सिकंदर ठिठक गया। कौन है इस घर में इतना दुखी और मायूस जिससे ऑन सिकंदर ला इल्म है? वो अपने कमरे में जा रहा था, लेकिन पलट कर मामा के रूम में आ गया। आ गए ऑन तुम? खाना लगवाऊँ बेटा? रूही सिकंदर ने मैगजीन साइड पर रखकर ऑन से पूछा। मम्मा अभी भूख नहीं है। बालकोनी के बराबर वाला कमरा आपने किसको दिया? इसने मतलब की बात की। तुमसे जिक्र तो किया था मैंने, वो तुम्हारे निहाल अंकल की बेटी है। अपने वालिदैन की डेथ के बाद वो इसकी कज़न अकेली रह गई थी। अब इसकी कज़न भी अपने शौहर के पास दुबई जा रही है, तो इसने तुम्हारे पापा से रब्ता किया और इन्हें निहाल और सायरा की डेथ के बारे में बताया। जब हमें इल्म हुआ कि वो दोनों अब इस दुनिया में नहीं रहे और मुनज़्ज़ा तन्हा रहेगी, तो तुम्हारे पापा ने इसे फ़ौरन यहाँ बुला लिया और शर्मीन के कॉलेज में इसका एडमिशन भी करवा दिया। बहुत क्यूट है वो, बहुत इनोसेंट। ऐसे चेहरे बहुत कम देखने को मिलते हैं। तुम्हारे पापा इसे प्रिंसेस कहते हैं। वो है भी ऐसी। महक बता रही थी कि वहाँ हैदराबाद में किसी लड़के ने इसे बहुत परेशान कर रखा था। इन्होंने तफसील से बताया। महक कौन है? और ने सवाल किया। महक कज़न है मुनज़्ज़ा की और वही इसके साथ रहती थी। निहाल ने इसका निकाह अपने दोस्त के बेटे से कर दिया था। महक की माँ ने दूसरी शादी कर ली थी जब वो काफ़ी छोटी थी, तब से वो सायरा और निहाल के साथ ही रहती थी। तुम्हें आज कैसे ख्याल आया ये सब पूछने का? मामा मुझे इस कमरे में खटपट की आवाज़ आई थी, क्योंकि वो कमरा मेरे रूम के बराबर में, और जब मैं पूरे शहर की मालूमात रखता हूँ तो अपने घर के हालात से बाखबर रहना मेरा फ़र्ज़ है। कि एड्डा तू केड़े तारे चला? वो CSS किता है पुलिस वाला, इसने कहा और खड़ा हो गया। मैं कुछ देर आराम करूँगा, वो कहता हुआ इस अपने कमरे की तरफ आ गया। मुझे इसके लिए कुछ करना होगा। काफ़ी देर तक वो इस अनदेखी लड़की के बारे में सोचता रहा। पहले वेख ला, फिर तू बहुता कुछ करेंगा उसके बारे में। रात के खाने पर मुनज़्ज़ा की ऑन सिकंदर से मुलाकात भी होगी। अंकल सिकंदर और आंटी किसी बिज़नेस डिनर में मौजूद थे। खाने की मेज़ पर वो 5 ही थे। भाई, ये मुनज़्ज़ा अंकल निहाल की बेटी। माही ने तारुफ का फरीज़ा निभाया। हाउ आर यू? इसने नज़रों से तोला। कुछ जानी पहचानी सी लगी वो उनको। ओही है जिन्हें तो ड्रॉप करता सी। आई एम फ़ाइन। हालांकि आंखें बता रही थी कि मौसम अबरआलूद था। भाई, ये सिंगापुरी राइस मामा ने ख़ास तौर पर आपके लिए बनवाए। शर्मीन भाई को इशारा करके खिला रही थी। सफ़ी, तुम्हारी जॉब कैसी चल रही है? ऑन सिकंदर ने सफ़वान को मुखातिब किया। सफ़वान एक गैर मुल्की बैंक में जॉब करता था। इसे बैंक की तरफ से घर भी मिला था रहाइश के लिए, मगर इसका गुजारा नहीं था माहीन से लड़े बिना। सो यहीं धरना डाले बैठा था। यकीनन मैंने महीन पे अख रखी होनी अपनी। माहीन हंस पे आदत भड़क उठी, जबकि ऑन सिकंदर दिलचस्पी से नहीं देख रहा था। उन क्यों हंस पे आदत भड़क उठी? उन तो उन्हें कुछ किया भी नहीं।
मेरे लिए स्टडी में कॉफ़ी भिजवाओ। वो मुलाजमा को हुक्म देकर चला गया, जबकि मनज़्ज़ा इसके कदमों के निशान देखती रही, जाने क्यों। मनज़्ज़ा बीबी, ऑन साहब आपको बुला रहे हैं स्टडी में। मुलाजमा ने कुछ देर बाद आकर इसे ऑन सिकंदर का पैगाम दिया तो सफ़ी ने माहिन को मानी खेरी से देखा, जबकि माहिन ने मनज़्ज़ा को मुखातिब किया, जाओ मनज़्ज़ा, भाई को कुछ काम होगा। डाइनिंग हॉल के ग्लास डोर से निकलते हुए इसने सफ़वान की आवाज़ सुनी, जो माहिन से मुखातिब था। लगता है मनज़्ज़ा के हुस्न के तीरों से तुम्हारा भाई भी घायल हो गया। इसका जुमला सुनकर मनज़्ज़ा के पैरों में कपकपाहट होने लगी। ए मौला, अभी कितनी आजमाइशें बाकी हैं। इसने आंसू का नमकीन गोला हलक से उतारा, स्टडी का दरवाज़ा नॉक किया। यस कम इन। ऑन सिकंदर की भारी आवाज़ गूंजी तो वह दरवाज़ा धकेल कर अंदर दाखिल हो गई। वो कोई किताब हाथ में लिए बैठा था, नज़दीकी कॉफ़ी का मग रखा था। बैठ जाओ। इसने सामने रखे सोफ़े की तरफ इशारा किया तो वहाँ बैठ गई और बगौर इसका जायज़ा लेने लगा। हल्की गुलाबी रंगत वाले चेहरे पर इसकी घनी पलकों वाली सुरमई आंखें देखने वाले को बेखुद कर देती थी। कानों में सुनहरी बालियाँ, जिनमें एक सफ़ेद नगीना जगमगा रहा था, और इसकी जगमगाहट चेहरे को खेरा कर रही थी। घने सुनहरी बालों को इसने कैचर में जकड़ा हुआ था, और इसकी तीखी सी नाक जिसमें डायमंड की लौंग पड़ी थी। देखने वाले अगर इसे देखकर बेकाबू हो जाते थे तो इसमें इसका क्या कसूर था। वो थी भी चलती फिरती क़यामत। ये ऑन सिकंदर का ज़ाती तजर्बा था। आपको कुछ काम था मुझसे? अब इसकी आवाज़ में कपकपाहट थी, कपकपा रही थी। हाँ, वो मैं ये पूछना चाहता था कि कॉलेज कैसा चला, तुम्हारा कोई मसला तो नहीं? तुम मुतमिन तो हो ना वहाँ के माहौल से? और अगर कोई मसला तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ करूँ। इसने बहुत सुकून और तसल्ली से पूछा। मुनज़्ज़ा को हरगिज़ ऐसी किसी बात की उम्मीद नहीं थी। इसकी समझ में नहीं आ रहा था वो इसे बताए या ना बताए। शायद तुम्हें याद हो कि कुछ अर्सा पहले हैदराबाद में कॉलेज से वापसी पर एक लड़का तुम्हारा रास्ता रोक कर खड़ा हो गया था। मैं इसी वक्त वहाँ से गुजरा था, मुझे देखकर वो लड़का गायब हो गया था। फिर मैंने तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप किया था। मुनज़्ज़ा ने कालीन से नज़र हटाकर इसे गौर से देखा तो उसे याद है कि ऑन सिकंदर वही वाला था। मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि अगर कॉलेज में तुम्हें कोई परेशान करता है तो मुझे बताओ। बहाज अहमद नाम है इसका, और वो MN सराज अहमद का बेटा। यूँ भी से किसी कंधे की ज़रूरत थी। महक के बगैर वो खुद को अधूरा महसूस कर रही थी। ओके, अब वो तुम्हें परेशान नहीं करेगा। यूँ भी इस बेचारे का ज़रा कसूर नहीं, क्योंकि तुम हो ही चलती फिरती क़यामत। आखिर में वो पटरी से उतर गया। चल भाई जे चंगा भला कुड़ी जी तेरे ना रिलैक्स होती सी तू उन्होंने ना कर देता। आप इसका गुलाबी चेहरा गुस्से से सुर्ख होने लगा और बेबसी के शदीद एहसास इसकी आंखें भीगने लगी। ये भी इन सब जैसा है, इसने सोचा। खूबसूरत लड़कियों में मेरी दिलचस्पी सिफर है। हुसन मेरे लिए कोई अनोखी चीज़ नहीं है। ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा कनाडा में गुजारा। वहाँ की एक मॉडल जोलियन मेरी क्लास फेलो थी, लेकिन मुझे इसमें कुछ बात नज़र नहीं आई। लेकिन कहा ना, तुम हो ही बहुत हसीन। वो ऐसे ही था, अपने जज्बों को फौरी ज़ुबान देना इसकी आदत थी। चल अगली बंदी भावें कम के मर जावे, तू दिला अपने जज्बियां नु ज़ुबान। मैं राज़ी है बहाज अहमद जैसा नहीं हूँ। ख़वातीन की इज़्ज़त करता भी हूँ और करवाता भी हूँ। शायद जब भी पुलिस डिपार्टमेंट में TSP की पोस्ट पर हूँ। इसने शायद मुनज़्ज़ा की सोच पढ़ ली थी जब भी अपने बारे में तफसील से बताया। रोने के अलावा और क्या हॉबीज़ है तुम्हारी? इसने पूछा। आप DSP ऑफ पुलिस हैं? वो हैरत से पूछ रही थी। हाँ भाई, क्यों, क्या मैं लगता नहीं हूँ? इसने पूछा। नहीं, बात नहीं है। अब मुझे बहाज की तरफ से तसल्ली होगी। मैं जाऊँ अब? इसने इजाज़त मांगी और साथ ही अपने आंसू साफ किए। हाँ जाओ, लेकिन कोई भी मसला हो रोने मत बैठ जाओ, जाना मुझे आकर बताना। इसने कहा तो वह सर हिलाती हुई स्टडी से बाहर आ गई। लाउंज में झांका तो माहिन शर्मीन TV देख रही थी, जबकि सफ़ान शायद कहीं गया हुआ तो वो भी इनके पास आकर बैठ गई। दूसरे दिन वो शर्मीन कॉलेज आने के लिए तैयार थी कि ऑन सिकंदर ने ऑर्डर दिया, तुम दोनों मेरी गाड़ी में बैठो, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। वो फुल यूनिफॉर्म में तैयार था, नज़र लग जाने की हद तक शानदार लग रहा था। मैं ना कहता था कि तुम्हारा भाई भी शहीद इश्क हो गया। सफ़ी माहिन के कान में मिनमिना जो नाश्ता करी थी। बको मत और मुझे ऑफिस ड्रॉप कर दो। माहिन सिकंदर अंकल के ऑफिस में काम करती थी। चलो, वो शराफत से उठ गया। ओन ने जब गाड़ी कॉलेज के गेट पर रोकी तो नज़दीकी बहाज अहमद अपनी पेचारों से टेक लगाए खड़ा था। मनज़्ज़ा और शर्मीन को DSP ऑन सिकंदर के साथ इसकी सरकारी गाड़ी में आते देखकर वो चौंक पड़ा। वो तो मनज़्ज़ा को तरने वाला समझा था। छोड़ूंगा तो अब भी नहीं, इसने दिल में पक्का इरादा किया। तुम दोनों जाओ, मैं वापसी में खुद आ सका तो ठीक, वरना गाड़ी भेज दूंगा। वो इस वक्त तक रुका रहा जब तक वो दोनों नज़रों से ओझल न होगी। दोपहर में इसने बहाज अहमद को थाने बुलवाया था और अच्छी तरह समझाया कि इससे यानी ऑन सिकंदर को बहाज अहमद की बहुत शिकायत मिली, इसने मोहतात रहे। और साथ ही ये बावर करवाया कि मनज़्ज़ा इसकी कज़न और शर्मीन इसकी बहन है। दोनों ने भैन बना लैंदा, लेकिन फिर उन्होंने तेरे अपने दिल ते छुड़ियाँ चल जानियां सी। माई सन, अगर मैं गलत नहीं तो तुम प्रिंसेस में कुछ ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हो। जब वो डैड के साथ शाम के चाय पी रहा था, जब इन्होंने अचानक पूछा तो वो बिला झिझक बोला, वो मुझे पसंद है। अब ये नहीं मालूम कि मुझे इसकी सादगी ने मुतासर किया, ये इसकी शक्ल है। बहरहाल ये तय कि ये 6.5 फुट का ऑन सिकंदर इस छोटी सी लड़की से मात खा गया। यार तुमने तो मुझे हैरानी में डाल दिया। डैड, मैं इससे निकाह करना चाहता हूँ ताकि वो महफूज रहे। मुझे इसकी तरफ से फिक्र रहती है। सराज अहमद का बेटा इसमें इंटरेस्टेड है। एक बार वैसे कॉलेज में तंग भी कर चुका और वो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। इसने तफसील से मुनज़्ज़ा के लिए अपने जज्बात अपनी फ़िक्र से बाप को आगाह किया। माँ सदके चली जाए वैसे एड्डा खुला, लेकिन वो भी ज़ेर तलीम है। इन्होंने इसकी जल्दबाजी पर समझा। डैड, मैं सिर्फ निकाह की बात कर रहा हूँ, रुखसती इसकी तलीम मुकम्मल होने पर होगी। चलो फिर मैं तुम्हारी मम्मा से बात करके देखूँ कि वो क्या कहती है। महक से भी बात करनी होगी। तुम्हारी मम्मा बता रही थी कि वो अगले हफ्ते जा रही है अपने शौहर के पास, तो जाने से पहले 2 दिन वो यहीं गुजारेगी। मुनज़्ज़ा से बहुत मोहब्बत है इसे, डैड ने बताया।
रूही सिकंदर को तो मुनज़्ज़ा पहली नज़र में भाग गई थी। इन्हें क्या एतराज़ हो सकता था? ऑन इनका इकलौता लाडला बेटा था। इन्हें इसकी खुशी से गर्ज थी। वो तैयारियां करने लगी। घर का माहौल बहुत खुशगवार हो गया था। महक ने भी सब सुनकर खुशी का इजहार किया। इसके दिल से एक बोझ उतर गया था। 2 दिन पर लगा कर उठ गया। बासी की वालदा हॉस्पिटलाइज थी, इसलिए वो महक को लेने नहीं आ रहा था। ऑन में इसके लिए तुम्हारे जैसा बंदा ही चाहती थी, क्योंकि वो बहुत सादा, हमेशा इसका ख्याल रखना, कभी इसे तनहा मत छोड़ना। महक ने एयरपोर्ट पर ऑन सिकंदर के कान में कहा। वो इसे सी ऑफ करने आया था। अगर तुम निकाह तक रुक जाती तो मुझे अच्छा लगता और मुनज़्ज़ा को भी खुशी होती। मैं खुशी से रुकती अगर वासी की वालदा का मसला ना होता। मैंने बताया था ना वो हॉस्पिटल में। मेरी दुआएं तुम लोगों के साथ हैं। मैं रुखसत होगी। पापा, आज न्यूज़ चैनल पर ऑन सिकंदर का इंटरव्यू आ रहा है। वो मुनज़्ज़ा से निकाह कर है। बहाज ज़ख्मी शेर बना हुआ था। बहाज, दुनिया में खूबसूरत लड़कियों की कमी नहीं है। तुम इस लड़की का ख्याल दिल से निकाल दो। मैं तुम्हारे लिए इससे भी ज़्यादा खूबसूरत लड़की का बंदोबस्त कर दूंगा। सराज अहमद का अंदाज़ बेहद गिरा हुआ था। पापा, मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। किसी लड़की में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। मेरे लिए मुनज़्ज़ा ही बहुत है। बहाज बेचैनी से कमरे में टहलने लगा। लेकिन तुम ऑन सिकंदर को ठीक से जानती नहीं वो कितना ख़तरनाक है। हमारे खिलाफ जितने भी केसेस हैं वो सबकी फाइलें खुलवा दोगे। एक मामूली लड़की की वजह से मैं इतना नुकसान नहीं उठा सकता। इस लड़की का रिश्ता वो तुम्हें देने वाले नहीं, क्योंकि ऑन सिकंदर खुद इससे निकाह करो। अगर तुम कोई गलत हरकत करोगे, कदम उठाते हो, तो तुम्हें इसका खमियाजा खुद भुगतना पड़ेगा। इसलिए मेरा हुक्म समझो और इस लड़की का ख्याल दिल से निकाल दो। और जाओ, मुझे काम करने दो। सराज अहमद ने अपने सामने पड़ी फाइल उठा ली और बहाज कुछ लम्हे वहीं खड़ा सोचता रहा। फिर कमरे से बाहर निकल चला गया। वो दोनों इस वक्त टेरेस पर खड़े बातों में मसरूफ़ थे। ये अलग बात कि मुनज़्ज़ा ज़रा सुन रही थी ऑन सिकंदर को। परसों इनके निकाह की तकरीब थी। कल तुम मेरे साथ चलकर ब्राइडल ड्रेस ले लेना। इसकी निगाहें मुनज़्ज़ा की घनी पलकों पर टिकी हुई थी। पहले निकाह तो कर ला। 3 दिन बाद तू निकाह पा देता तो उस तो पहले ही तो गला भटकी जा रहा खलोता होया। माहीन और शर्मीन को भी ले लेंगे साथ में। मुनज़्ज़ा ने धीमे लहजे में कहा। कितने अरसे बाद इसकी ज़िंदगी में सुकून आया था। ये सब ऑन सिकंदर की मोहब्बतों की बदौलत था। हाँ भाई, इनको तो लेना ही होगा, वरना वो तो कच्चा खा जाएंगी। वो मुस्कुरा कर गोया। आप दोनों अकेले में हमारी बुराइयाँ करते रहते हैं। माहीन और शर्मीन जाने का भी इनके पीछे आ खड़ी हुई। और तुम दोनों छुप कर हमारी बातें सुनती रहती हो। इसने बहनों को घेरा। ये फाउल है भाई। हम तो आपको बुलाने आए थे। नीचे ड्राइंग रूम में रूबी आंटी, सफ़ान की वालदा और सलमान अंकल आए बैठे हैं और आपका ही पूछ रहे हैं। शर्मीन ने मुंह बनाकर कहा। ओके गर्ल्स, फिर मैं चलता हूँ। वो नीचे मेहमानों के पास चला गया, जबकि वो तीनों निकाह की तकरीब को डिस्कस करने लगी, जिसका इंतज़ाम अंकल ने मुकामी होटल में किया था। रूही आंटी और सलमान अंकल ने तो माहीन के सर पर धमाका किया था। वो माहीन के लिए सफ़ान का प्रपोजल लेकर आए थे। मैं तो पहले किया सी। सफ़ान की नीयत माहीन तो ख़राब आ। और इनका मुतालबा था कि ऑन सिकंदर मुनज़्ज़ा के निकाह के साथ ही सफ़ान और माहीन की मंगनी की रस्म कर दी जाए। चलो मंगनी कर दे, पे निकाह करो सीधा। क्योंकि सफ़ान के दोनों बड़े भाई शादीशुदा थे। अब सफ़ान का नंबर था। सफ़ान के बड़े भाई मेहरान अपनी फैमिली के साथ ऑस्ट्रेलिया में मुकीम थे, जबकि फ़ारहान अपनी बीवी नीदा और बेटी फ़िज़ा के साथ सलमान हाउस में अपने वालिदैन के साथ रहते थे। सिकंदर अंकल और रूही सिकंदर को कोई इतराज़ नहीं था। ऑन सिकंदर भी बहुत खुश था, इसीलिए सलमान अंकल रूबी आंटी खुशी खुशी घर गए। और जाते जाते सफ़ान को भी सलमान हाउस ले गए कि मंगनी की तकरीब में सफ़ान अपने घर से शरीक हो। तो होर की हुण ते घर टिक जा के सोहरे पे रहना। माहीन बेचैनी से कमरे में टहल रही थी, जबकि शर्मीन बैठे बैठे से देख रही थी। तुम्हारे साथ आखिर मसला क्या है? इसने पूछा। सफ़ान के बच्चे की हिम्मत देखी तुमने? माहीन ने दांत कचकचाए। लेकिन अभी तो मंगनी भी नहीं हुई, बच्चे कहाँ से आए? शर्मीन ने हैरत से कहा। इकलौते भाई की निकाह की तकरीब इंजॉय नहीं करने देगा? इसने शर्मीन का जुमला नज़रअंदाज किया। वो भी क्या करे? तुम भी तो आए दिन इस पर इल्ज़ाम तराशे करती रहती हो। आखिर हिफाजती इक़दाम के तौर पर इसे कुछ तो करना ही था। एक तरह से अच्छा ही हुआ कि तुम्हें और भाई निपट जाओ, तुम्हें अपना नंबर भी आए। माँ सद के चली जाए, किड्डी काली है शर्मीन। इसने शरारत से कहा तो माहीने से घूरने लगी। सफ़ान इन दोनों को मेहंदी लगवाने के लिए पार्लर छोड़ गया था। माहीन को मेहंदी के अलावा फेशियल वगैरह भी करवाना था, जबकि मुनज़्ज़ा ने मना कर दिया। वो मज़ीद कुछ दुर्गति बनवाएगी अपनी सवाई मेहंदी के। इसलिए मेहंदी लगवा के इसने सिकंदर विला फ़ोन कर दिया कि इसे लेने के लिए किसी को भेज दिया जाए, क्योंकि माहीन को बहुत देर लगेगी। रूही आंटी ने कहा वो ड्राइवर को भेज रही हैं। चल हुण भावें रस्ते च चुकी जावे। यार बैठे बैठे कमर तख्ता हो गई है। इसने मैनीक्योर करवाती माहीन से कहा। शॉपिंग में भी बहुत थकन हो गई है। वैसे तुम्हारा रेस्ट कलर का लहंगा बहुत ज़बरदस्त है। जब पहनोगी तो मेरे भाई के जाने के हाल होगा। डर है कि कहीं रुखसती की जिद ना पकड़ ले। माहीन ने शरारत से कहा तो इसकी पलकें शर्म से बोझल होगी। माहीन, मुनज़्ज़ा आपकी गाड़ी आ गई है। पार्लर की वर्कर दरवाज़ा खोलकर अंदर आई और मुनज़्ज़ा से मुखातिब हुई तो वो अपनी मेहंदी संभालती हुई उठ खड़ी हुई। अब तुम घर जाकर आराम करो, मेरे भाई के सपने देखो। माहीन ने कहा तो वो मुस्कुराती हुई पार्लर से बाहर आ गई और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर पिछली सीट पर बैठकर सीट बैग से सर टकाकर आंखें मूंद ली। अन्य पहले सीट को वेख ला कि लैंड कौन आया। और सचमुच ऑन सिकंदर के सपने देखने लगी। कितना हैंडसम था वो मर्दाना, वजाहत का मुकम्मल नमूना। कोई भी लड़की इसकी रफ़ाकत में फ़ख्र महसूस कर सकती थी। और न जाने कब मुनज़्ज़ा की धड़कन में ऑन सिकंदर के नाम की माला जपने लगी थी। इसका दिल भी ऑन सिकंदर का तमन्ना ही हो गया था। इसकी हमराही पर मसरूर होता था। गाड़ी झटके से रुकने पर इसने आंखें खोल दी। बहुत तेज़ी से कोई दरवाज़ा खोल के इसके बराबर में बैठ के गाड़ी फिर से दौड़ने लगी। मैं कि ऐसी अन्नी है, पहले गड्डी देख ला कि ड्राइवर तो गड्डी अपनी है। कौन हो तुम?
इसने अपनी धड़कन संभाल कर बराबर बैठे शख्स को देखने की कोशिश की, लेकिन अपना काम कर चुका था। अजीब सी बू उसके नाक से टकराई और उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, शायद जिंदगी पर। हाय चकी गुड़ी, तुम 10 मिनट लेट कैसे हुए? ऑन सिकंदर ड्राइवर पर चिल्ला रहा था। साहब मैं पेट्रोल डलवाने रुक गया था, जब पार्लर पहुंचा तो माहिन बीबी ने बताया वो तो जा चुकी हैं। ड्राइवर ने डरते डरते बताया तो ऑन सिकंदर मुठ्ठियाँ भेजता फ़ोन की तरफ बढ़ गया। अंकल सिकंदर लाउंज में बेकरारी से टहल रहे थे। माहिन शर्मीन सोफे पर डरी डरी सी बैठी थी, जबकि रूही सिकंदर की हालत भी बहुत ख़राब थी। इनका बीपी हाई हो गया था। बात मामूली नहीं थी। निकाह से 1 दिन पहले इनकी होने वाली बहू लापता हो चुकी थी। मैं तो पहले किया सी चुकी जाना इन्हें। 2 दिन हो चुके थे इसे लापता हुए। सिकंदर विला में वीरानी छाई हुई थी। ऑन सिकंदर पागलों की तरह से ढूंढ रहा था। 2 रातों से वो घर भी नहीं आया था। सफ़वान ने सबको काफ़ी हद तक संभाला हुआ था। ऑन सिकंदर ने मुनज़्ज़ा की गुमशुदगी की खबर प्रेस में जाने से रोक दी थी। इसकी परेशानी में इजाफे की वजह वहाज अहमद का अपने घर पर मौजूद होना था। पिछले 2 दिनों से वहाज अहमद शहर में था और ऑन सिकंदर के पास इसके लम्हे लम्हे की रिपोर्ट थी। फिर मुनज़्ज़ा कहाँ थी और वो गाड़ी किसकी थी जो इसे पार्लर से पिक करने आई थी? ऑन सिकंदर का दिल इस लड़की के लिए रो रहा था, न जाने किस हाल में होगी। हाल तो पता नहीं केड़े होने लेकिन काम मुसलान थी वहाज अहमद दैया। जब इसे होश आया तो इसने खुद को नीम तारीख कमरे में पाया। इसने उठने की कोशिश की तो सर चकराने लगा। सर को दोनों हाथों से थामते हुए इसकी निगाह अपने मेहंदी रचे हाथों पर पड़ी तो इसे सब याद आता गया। मेहंदी का तेज़ होता रंग बता रहा था कि इसे यहाँ काफ़ी वक्त गुजर गया। इसने अपने दोनों हथेलियाँ जोड़कर इन पर बने नक्शे निकाल कर गौर से देखा। एन दरमियान में इसका और ऑन का नाम साथ साथ लिखा था। इसकी आंखों से 2 आंसू टूट कर इन नामों को भिगो गए। इसने अपने खुश्क होंठों पर ज़ुबान फेरी। ए मेरे मालिक, मैं समझी थी कि अब मेरी आजमाइश ख़त्म हो गई। आने वाले वक्त की सरशारी में ना मैंने गौर से गाड़ी को देखा और ना ही ड्राइवर को देखने की तकलीफ़ की। लाख लानत फिर तेरे ते, तेरे ना फिर ऐदा ही होना सी। अक्ल दी अन्नी। मेरे रब, मेरी इज़्ज़त तेरे हाथ में, मुझे बचा ले। मेरे मौला मेरी ज़िंदगी को इन अंधेरों से निकाल दे। वो रो रो कर खुदा के हजूर फरियाद करने लगी। फिर काफ़ी वक्त गुजर गया। इसने अपने आंसू साफ करके इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई। वो दरमियाने साइज़ का कमरा था जो मुनासिब फर्नीचर से आरास्ता था। वो खुद बेड पर थी, जबकि सामने दीवार पर एक दरवाज़ा था और एक दरवाज़ा दाएं जानिब था। दोनों दरवाजे बंद थे। इसने हिम्मत मजतमा की खड़ी होगी। इसे बहुत नकाहत महसूस हो रही थी। टांगें भी कांप रही थी। सामने मेज़ पर पानी से भरा जग ढका रखा था, साथ ही ग्लास भी था। इसने आगे बढ़कर 2 ग्लास पानी के पिए तो जिस्म को कुछ तकवीत मिली। बाएं जानिब दीवार पर खिड़की थी। इसने पहले दोनों दरवाजे चेक किए। एक दरवाज़ा बाथरूम का था, दूसरा काल्पनिक कमरे से बाहर जाने का रास्ता था, इसलिए वो लॉक था। वो खिड़की की सिमट पड़ रही। खिड़की को अंदर से लोहे के सलाखों के जरिए पैक किया गया था। इसे सलाखों से हाथ गुजार कर खिड़की के पट खोले और बाहर निगाह दौड़ाई। सामने चट्टील मैदान था और बहुत दूर घने दरख्त नजर आ रहे थे। शायद ये मकान का अकबी रुख था। अगर वो पूरी ताकत लगाकर चीखती भी तो वहाँ कोई और आवाज़ सुनने वाला नहीं था, इसकी मदद करने वाला नहीं था। इसके आंसू नए सिरे से बहने लगे। अपने पीछे खटके की आवाज़ सुनकर तेजी से पलटी। दरवाजे के आगे सफ़ेद कलफ ज़दा कपड़ों में मलबूस अजनबी शख्स को देखकर इसका दिल थक से रह गया। कौन हो तुम और मुझे यहाँ क्यों बंद किया? इसने पूछा। जवाब में वो शख्स मुस्कुराए खुले हुए दरवाजे से बाहर मुँह निकाल कर आवाज़ दी, सच चल, मेहमान को होश आ गया, खाने का बंदोबस्त करो बाबा। और फिर बिना इसकी बात का जवाब दिए अपने जेब से बेशकीमत सेल फ़ोन निकाल कर नंबर मिलाने लगा। हेलो, हाँ यार, होश आ गया, तुम कब आ रहे हो? तो वो दूसरी तरफ की बात सुनने लगा। सॉरी यार वहाज, मैं एक्साइटेड हो गया था। 3 दिन बाद बीबी को होश है। मुझे ख्याल ही नहीं रहा कि तुमने फ़ोन करने से मना किया था। डीएसपी ज़्यादा तंग तो नहीं करा? ओह खुदा, तो वहाज अहमद ने मेरी ज़िंदगी को अंधेरों के हवाले किया। मुझे बेहोश हुए 3 दिन गुजर चुके हैं। इसकी आंखों से कतरा कतरा लहू टपकने लगा। सच्चल जाने के कब खाने की ट्रे मेज़ पर रख कर जा चुका था। आप खाना खा लें और अगर पहले मुँह हाथ धोना चाहें तो इधर बाथरूम इधर है। वो शख्स फ़ोन कॉल ख़त्म करके मुनज़्ज़ा से मुखातिब था। इसने हाथ से बाथरूम के दरवाजे की सिमत इशारा किया। वो मुँह हाथ धोकर और वज़ू करके बाहर आई तो वो शख्स जा चुका था और दरवाज़ा फिर से बंद था। इसे इस वक्त सिर्फ अपनी आज़ादी की फ़िक्र थी, पेट की तो बिल्कुल फ़िक्र नहीं थी। लेकिन वो जानती थी अगर वो खाना नहीं खाएगी तो कल तक हरकत करने के काबिल भी नहीं रहेगी। यही सोचकर इसने चलने वाले पेट की नज़र की और अंदाज़े से एक रुख पर खड़ी होकर नमाज हाजात अदा करने लगी। ये नमाज़ें जिसकी माँ ने सिखाई थी। नमाज अदा करने के बाद इसने सजदे में जाकर रो रो कर अपनी आज़ादी के लिए दुआ की, अपनी बाइज़्ज़त आज़ादी के लिए। और फिर दरूद तंजीना पढ़ने लगी। तेरी ज़ुबानी याद सी। सर, हमने कॉल की लोकेशन मालूम करी है। ये रहा इस जगह का नक्शा। एला तू कर ला कॉल, तेने हुन सवाद है। इसके ज़हीन मातहत अनवर जमान ने इसकी टेबल पर नक्शा फैला दिया। इस शहर से हटकर मज़ाफ़ात का इलाका। सुना कि ये जगह जहाँ से कॉल की गई वो गुलाब शाह की मलकियत है। अनवर जमान ने बताया। गुलाब शाह वही ना जो फ़ायज़ा इकराम के अगवा में मुलव्वस था और बाद में फ़ायज़ा इकराम ने अपने घर वालों के रवैये से दिल बर्दाश्ता होकर गुलाब शाह से शादी कर ली थी बतौर इसकी तीसरी बीवी के। ऑन सिकंदर ने सोचते हुए कहा, यस सर, ये वही गुलाब शाह। और अब लग रहा है कि वहाज अहमद की माँ पर एक किडनैपिंग भी गुलाब शाह के आदमियों ने किया। अनवर जमान ने राय दी। ठीक है अनवर, रेड की तैयारी करो। हम पूरी फोर्स के साथ रात 12 बजे इस मकान पर रेड करेंगे। लेकिन रेड कहाँ होगा ये बात तुम्हारे और मेरे दरमियान रहेगी। राजदारी अशद ज़रूरी है, वरना वो लोग जगह भी बदल सकते हैं। ऑन सिकंदर ने पूरा प्रोग्राम तरतीब दिया।
सर फहाज अहमद को ऐसे छोड़ देंगे? अनवर जमान ने पूछा। फ़िलहाल इसे मज़े करने दो, इसका क्या करना है ये बाद में सोचेंगे। अनवर जमान के जाने के बाद वो भी उठ गया शहर जाने के लिए। रात के लिए से तैयारी भी करनी थी। इसका दिल बस यही तस्बीह कर रहा था कि खुदा मुनज़्ज़ह खैरियत से, अल्लाह करे। बाहर तारीकी फैल गई थी, शायद रात हो गई थी, इसकी ज़िंदगी भी तो रात हो गई थी। इसे सब याद आए जा रहे थे, मामा बाबा, महक और दुश्मन जाँ, जो इतने थोड़े से अरसे में इसकी रग्गे जाँ में से भी नज़दीक हो गया था। इसकी आंखों से बरसात भी जारी थी। कमरे का दरवाज़ा खुला और अब क्या आने वाला वही था। इसकी खुशियों का कातिल, अपनी गर्ज का मारा फहाज अहमद। वो इसके नज़दीक आकर रुक गया। स्वीटी, तुम तो उदासी में भी गज़ब ढाती हो। इसने उंगली से इसके रुखसार को छुआ तो बिदक कर पीछे हटकी। प्लीज़ दूर रहो मुझसे। मुसलसल रोने की वजह से इसकी आवाज़ भराई हुई थी। दूरियां समेटने के लिए तो आए। वैसे तुम क्या इस डीएसपी का सोग मना रही हो? अब के इसकी निगाह मुनज़्ज़ा के मेहंदी रजे हाथों पर थी। फहाज अहमद, मुझे जाने तो वो सब बहुत परेशान होंगे। इसने अपने हनाई हाथ फहाज अहमद के आगे जोड़ दिए, जिन्हें इसने फ़ौरन अपने मजबूत हाथों में थाम लिया। बहुत लड़कियां देखी हैं मैंने, दूर से भी और छू कर भी, लेकिन तुम में ऐसा क्या नशा जो मुझे मदहोश कर देता है? इसकी बेबाकी मुनज़्ज़ा को पसीना पसीना कर रही थी। प्लीज़ रहम करो मुझ पर। रहम ही तो कर रहा हूँ। कल तुमसे निकाह कर लूँगा, फिर वो तुम्हारा आशिक क्या बिगाड़ लेगा मेरा। अचानक फायरिंग की आवाज़ आई और बाहर दौड़ते कदमों की चाप सुनाई दी। ओदा आशिक है बिगाड़ लेगा तेरा, तू एक बारी चलते सही। फिर कोई दरवाज़ा खोलकर अंदर आया। वो गुलाब शाह था। वहाँ पुलिस ने रेड कर दी। वो बहुत घबराया हुआ लग रहा था। ओह गॉड। वहाँ जिसके हाथ छोड़कर तेरी से गुलाब शाह के हमरा बाहर चला गया। वो खिड़की तक जाने के लिए आगे बढ़ी थी कि बड़े ज़ोर का चक्कर है, वो लड़खड़ा कर गिर पड़ी। बेहोश होने से पहले से आखिरी एहसास यही था कि इसके सर से बहुत गर्म सियाल मादा इसकी कमीज़ को भिगोर गया। इसे होश आया तो इसने खुद को अस्पताल के बेड पर पाया। शर्मीन और सफ़वान इसके सराहने बैठे थे। इसे होश में आते देखकर शर्मीन इसके बेड के पास चली, जबकि सफ़वान रूम से बाहर चला गया, शायद डॉक्टर को बुलाने के लिए। अब कैसा फील कर रही हो मुनज़्ज़ा? शर्मीन ने इसकी खैरियत दरियाफ्त की। शर्मीन, मुझे वहाँ से कौन लाया? इसने शर्मीन का सवाल नज़रअंदाज कर दिया। भाई और पूरी फोर्स ने वहाँ रेड किया था जहाँ तुम गए थी। फहाज अहमद और इसके दोस्त गुलाब शाह को भाई ने अरेस्ट कर लिया, शर्मीन ने बताया। भाई अभी कुछ देर पहले ही तुम्हें देख कर गया, बहुत बिजी है। फहाज का बाप बहुत बारसूख है, वो अपने बेटे को पुलिस की तहवील से निकालने की कोशिश कर रहा है। इस वक्त सफ़वान डॉक्टर के साथ रूम में दाखिल हुआ। डॉक्टर ने इसे चेक करने के बाद सुकूनावर इंजेक्शन लगा दिया। कुछ ही लम्हों बाद वो फिर से गाफिल हो गए। वो हॉस्पिटल से घर आ चुकी थी, लेकिन सारा दिन कमरे में गुजारती थी। शर्मीनी से बाहर बुलाती तो वो मूड नहीं कह देती। खाने तक वो कमरे में खा रही थी। माहीन और रूही सिकंदर एक बार खड़े खड़े इसकी तबीयत पूछने आई थी। रूही सिकंदर की नज़रें इसे अपने जिस्म के आर पार महसूस हो रही थी। इनके अंदाज में पहले किसी गर्मजोशी मकफूद थी। यही वजह थी कि वो अपने हॉल में सिमटने लगी और इस शाम मोहन सिकंदर की आमद ने इसके कमरे में चिरागा कर दिया। शायद ऑफिस से सीधा आया था। फुल यूनिफॉर्म में बहुत हैंडसम लग रहा था। हेलो, कैसी हो? इसने मुनज़्ज़ा की उदास आंखों में झाँका। ठीक हूँ, वो इसे देखकर खड़ी होगी। पर्दा शुरू कर दिया तुमने? खाने पर भी नज़र नहीं आती, इसने हल्के फुल्के अंदाज में पूछा। पर्दे तो सारे तकदीर ने हटा दिए हैं, इसने मुबहम से अंदाज में जवाब दिया। कॉलेज क्यों नहीं जा रही? दूसरा सवाल। मैं लोगों को फेस नहीं कर सकती, वहाँ सब अलग अलग अंदाज में पूछेंगे तुम्हारे साथ क्या हुआ था। इसके आंसू गिरने लगे। ऑन सिकंदर ने अपना निचला होंठ दांतों तले दबा लिया। अब इसे कुछ करना था, वरना ये लड़की किरची किरची होकर बिखर जाएगी। फिर शायद ऑन सिकंदर की मोहब्बतें भी इसे न समेट सके। किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? इसे ख्याल आया। कहने को बचा कि अगर कोई लड़की एक रात घर से गायब रहती तो माशरे से कबूल नहीं करता। मैं तो फिर इतने दिनों तक इनके कब्जे में रही हूँ। इसके हरफ हरफ में दर्द पर रोया हुआ था। ऑन सिकंदर का जी चाहा इसे इतनी दूर ले जाके जहाँ इसे कोई दुख दर्द ना मिले, कोई दुख डस ना सके। तेरा कहा कर ला, इड्डा तू लटकाया है नकाह नू। फहाज और गुलाब शाह अपने बयान में कह चुके हैं कि तुम इनकी तहवील में बिल्कुल महफूज रही हो, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा। इसने समझाना चाहा। किसको यकीन दिलाएंगे आप, और कौन यकीन करेगा आपकी बात का? इसने तेज़ लहजे में कहा। मुझे किसी को यकीन दिलाने की ज़रूरत नहीं। तुम्हारी पाक दामनी का मुझे यानी ऑन सिकंदर को यकीन है, और मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। वो जाने के लिए मुड़ा। और आप शादी कर लें, इसने आवाज़ दी। मैं भी यही सोच रहा हूँ, वो मुस्कुराता हुआ पलटा। मेरा मतलब है किसी अच्छी सी लड़की से शादी कर लें। इसकी नज़रों की शोखी से घबरा कर वो जल्दी से बोली। मशवरा देने का बहुत बहुत शुक्र है, ये शादी तो अच्छी सी लड़की से ही करूँगा मैं। वो हंसता हुआ चला गया। मुनज़्ज़ा इसके हंसते चेहरे के रंगों में खो सकी। तुम मेरा मुकद्दर कैसे हो सकते हो, और मैं तुम्हारे काबिल ही कहाँ हूँ? वो सोचने लगी। वो फारिग होते डैडी के ऑफिस चला। खैरियत माय सन, आज यहाँ आने की फ़ुर्सत कैसे मिल गई तुम्हें? काफ़ी मंगवाने के बाद इन्होंने पूछा। मुझे कुछ बात करनी है आपसे, पहले आप फारिग हो लें। इसने इनके आगे मेज़ पर रखी फ़ाइल की तरफ इशारा किया। तुमसे ज़्यादा अहम नहीं है। इन्होंने फ़ाइल उठाकर साइड पर रख दी। इसी वक्त पियन कॉफ़ी रखकर चला गया। आपने मुनज़्ज़ा के बारे में क्या सोचा डैड? इसने कॉफ़ी का मग उठाते हुए पूछा। ये तो तुम सोचोगे बेटा, इन्होंने संजीदगी से कहा। डैड, मैं जल्दी से शादी करना चाहता हूँ, मैंने अपने ट्रांसफ़र की दरख्वास्त दे दी है, ताकि मैं इसे शादी के बाद यहाँ से दूर ले जाऊँ, क्योंकि वो यहाँ लोगों को फेस नहीं कर सकती। वो मुझे मालूम है कि घर में सबका रवैया इसके साथ कैसा है, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि अगर हमने इसे इसके हाल पर छोड़ दिया तो बिखर जाएगी। तुमने इससे बात की? डैड ने पूछा। इसका ख्याल है कि माशरे इसे कबूल नहीं करेगा, बल्कि वो मोहतरमा तो मुझे किसी अच्छी सी लड़की से शादी का मशवरा दे रही थी।
इसने मुस्कुराकर बताया। आप मामा से बात कर लें, देखें वो क्या कहती हैं, इसने कहा। और सिकंदर साहब ने इसी रात अपनी बेगम से बात करने की ठानी। ऑन मुनज़्ज़ा की शादी के बारे में क्या सोचा आपने? वो अपनी बेगम से मुखातिब थे। ऑन की शादी अब मुनज़्ज़ा से कैसे हो सकती है? इन्होंने तंज लहजे में कहा। दुनिया क्या कहेगी कि लोग हमारा जीना दोपहर कर देंगे कि सिकंदर रज़ा की इकलौती बहू एक वाशिदा लड़की है। इन्होंने कोल्ड क्रीम हाथों पर लगड़ते हुए कहा। तुम्हें लोगों की ज़्यादा परवाह है अपने बेटे की? सिकंदर रज़ा ने पूछा। मैं आपका मतलब नहीं समझी। तुम्हारा बेटा मुनज़्ज़ा के अलावा किसी से शादी नहीं करेगा, इन्होंने बताया। ये बात इसने खुद आपसे कही? खुद कही तो नहीं है, पर इसे मैं तुमसे ज़्यादा जानता हूँ। ठीक है, मैं खुद इससे बात कर लूँगी, रूही सिकंदर ने कहा। सोने के लिए लेट गई। कर ला, तू भी गल करके देख ला। और सुबह नाश्ते की टेबल पर इन्हें ऑन से बात करने का मौका मिल गया। ऑन, तुम मिसेस इफ्तार की बेटी से मिले हो? हुरिया इफ्तार ने मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स किया है, बहुत ज़हीन लड़की है, इन्होंने मौजू छेड़ा। यस मामा, एक दो बार मिला हूँ मैं हुरिया से, इसने बॉयल अंडा खाते हुए जवाब दिया। शर्मीन और सिकंदर ऐसा हैरत से रूही की जानी में तवज्जो थे, जबकि माहीन धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी कि वह वो माँ के प्लान से वाकिफ़ थी। लाख लानत फिर माहीन थे, तैनू सब मान छड़ के जावे थे, तैनू आवे सवाद। मैंने इसे तुम्हारे लिए पसंद किया, मैं चाहती हूँ कि जल्दी तुम दोनों की मंगनी कर दो। मामा, आपने कैसे सोच लिया कि मैं मुनज़्ज़ा के अलावा किसी लड़की को अपनी ज़िंदगी में शरीक कर लूँगा? अगर मेरी शादी होगी तो मुनज़्ज़ा से, वरना मैं ऐसे ही ठीक हूँ। इसने नाश्ता अधूरा छोड़ दिया। इतना सब होने के बावजूद तुम मुझसे शादी करना चाहते हो? इन्होंने हैरत से कहा। मम्मा, इतना सब होने में मुनज़्ज़ा का क्या कसूर है जो उसे सज़ा मिले? और ये सब अगर शादी के बाद होता तो क्या आप तब भी अपनी सोच पर बरकरार रहती? इसने पूछा। और मेरा ज़र्फ इतना बड़ा नहीं है, मैं लोगों की बातें नहीं सुन सकती। इन्होंने इसे समझाया। इसलिए मम्मा, मैं शादी में ज़्यादा शोर शराबा नहीं चाहता, बस नज़दीकी लोगों को बुलवा लीजिए, चंद रोज़ में मेरे ट्रांसफ़र आर्डर आ जाएंगे तो मैं मुनज़्ज़ा को लेकर चला जाऊँगा, इसने बताया। वो राज़ी है? इसने मुनज़्ज़ा की बाबत पूछा। इसे डैड संभाल लेंगे, इसने सिकंदर साहब की तरफ रज़ा पर जिम्मेदारी डाल दी। और ठीक 1 हफ्ते के बाद वॉन सिकंदर के सजे सजाए कमरे में दुल्हन बनी बैठी थी। वाह, बड़ी गल है, मुंडा मनवा गया। माँ तो हालांकि माँ के करतूत लगते नहीं सी मनने वाले। गोल्डन मैरून लहंगे में बकौल शर्मीन कोई अप्सरा लग रही थी। मुझे ऑन सिकंदर के आने से पहले इस रूप से जान छुड़ानी होगी। अल्लाह, हाय ने माड़े नसीब, जे मुंडा चंगा निकल आया तो गंदी ना होने ने बड़ा जेन चला लेना, अपनी ज़रूरत तो ज़्यादा जहानत का इस्तेमाल कर लेना, तो और फिटे मुते रहते। वो बगौर इसके कमरे का जायज़ा लेती हुई मुल्हिका ड्रेसिंग रूम में चली गई। वाइट और स्काई ब्लू रंगों से सजा कमरा, इसके बेड के एन ऊपर दीवार पर ऑन सिकंदर की इनलार्ज की हुई तस्वीर लगी थी। ऑन जब सबसे जान छुड़ाकर कमरे में आया तो अंदर कमरे का मंजर देखकर इसके अंदर कुछ टूट सा गया। कितने इंतज़ार के बाद तो ये लम्हे इसकी ज़िंदगी में आए थे, लेकिन मुनज़्ज़ा के दिल में जाने क्या था। वो सोफे पर कंबल ओढ़े सो रही थी और दूसरे सिंगल सोफे पर इसका रूसी लिबास रखा था। डैड बता रहे थे कि वो शादी पर भी बड़ी मुश्किल से रजामंद हुई थी, भावें तेरी माँ ने भी जो कोई तीली लाई हुए। ऑन सिकंदर इसे जगाने का इरादा तर्क करके बेड पर आ गया। खुद से लड़ते लड़ते न जाने कब नींद की वादी में गुम हो गया। सुबह जब इसकी आंख खुली तो वो दुश्मन जान चाह चुकी थी। उसे ग्रीन हल्के काम वाले सूट में मलबूस ड्रेसिंग टेबल के आगे बैठी अपने बाल संवार रही थी। वो उठकर इसके नज़दीक आकर उसके पीछे खड़ा हो गया। गुड मॉर्निंग मिसिज ऑन सिकंदर, इसने अपने दोनों हाथ इसके कंधों पर रखे और इसके चेहरे पर झुककर अपना हक वसूल कर लिया। मुनज़्ज़ा का ख्याल था वो अपने इंतज़ार में ना जागने पर नाराज़ होगा, लेकिन इसके रवैये से कुछ अंदाज़ा नहीं हो रहा था। कितना इंतज़ार किया था मैंने इस वक्त का कि जब तुम पूरे इस्तेहकाक के साथ मेरे कमरे में होगी, मेरी नज़रों के सामने। मुझे तुम्हें देखने और महसूस करने में कोई एहतियात लायक नहीं होगी। वो आईने में से बगौर देख रहा था। मुनज़्ज़ा ने अपनी नज़रें उठाई तो बस पल भर को इसकी आंखों में देख सकी। इस कदर जगमगाहट थी इसकी ब्राउन आंखों में, घनी मूँछों तले मुस्कुराते लब। कितनी सहरंगेज थी इसकी मुस्कुराहट। दरवाजे पर दस्तक हुई तो इसे छोड़कर वाशरूम में घुस गया, जबकि वो दरवाज़ा खोलने के लिए उठ के शर्मीने ने नाश्ते के लिए बुलाने आई थी। शाम में इनके वलीमे की महदूद तकरीब थी, जिसका इंतजाम घर के लॉन में किया गया था। डीप ब्लू स्टाइलिश सूट में बनी सवरी स्टेज पर बैठी थी, जबकि ऑन सिकंदर ब्लैक डिनर सूट में मलबूस स्टेज से कुछ फासले पर अपने ऑफिसर्स और करीबी दोस्तों में खड़ा घिरा इनसे मुबारकबाद वसूल कर रहा था। बहुत खुश नजर आया था। शायद इसे अपने चेहरे पर किसी प्यारे की निगाहों की तपश महसूस हुई जब इसने पलटकर स्टेज पर बैठी मुनज़्ज़ा को देखा और शरारत से मुस्कुराया। मुनज़्ज़ा ने बौखलाकर अपनी नज़रें इस पर से हटा दी। शायद वो माहौल के सहर में गिरफ्तार हो जाती अगर दाएं जानिब से आती आवाज़ें न सुन लेती। आंटी, ये ऑन की मिसेस क्या इनकी फैमिली से? किसी लड़की की आवाज़ थी। अरे, तुम नहीं जानती इसे? ये सिकंदर के कज़न की बेटी है। नीरी खूबसूरती ने ऑन को बावला कर दिया। 8 दिन तक गायब रही है लड़की। सुना कॉलेज की किसी लड़के ने अगवा करवा लिया था। ऑन ने छापा मार के इस लड़के को गिरफ्तार किया। ये भी वहाँ बेहोशी की हालत में मिली। वो तो ऑन ने मीडिया तक बात जाने नहीं दी, लेकिन फिर भी ऐसी बातें भला कब छुपती हैं? दूसरी आवाज़ ने तफसील से मज़े लेकर बताया। मुनज़्ज़ा ने चेहरा घुमाकर देखा। ऑन सिकंदर की मुमानी किसी लड़की से मुखातिब थी। माँ ने भी बड़ा समझाया, दुनिया का डरावा दिया, मगर ऑन की एक ही रटती कि शादी होगी तो इसी लड़की से, वरना ज़िंदगी भर कवारा बैठा रहेगा। बस यही मजबूर हो गया। घर इकलौता बेटा। मुमानी ने मज़ीद गुलफशानी की। इसकी आंखों में शदीद चुभन होने लगी। आंसू रोकने की कोशिश में वो तेज़ी से पलके झपकने लगी। स्टेज के कोने पर खड़ी शर्मीन, जो अपनी मुमानी की सारी गुफ्तगू सुन चुकी थी, तेज़ी से मुनज़्ज़ा के जाने पड़े। तुम ठीक तो हो ना? इसने पुकारा।
शर्मीन प्लीज़ मुझे अंदर ले चलो, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, इसने भराई हुई आवाज़ में कहा तो शर्मीन इसे अंदर कमरे में छोड़ गई। आज फिर वो अपनी कल वाली जगह पर सोती हुई मिली। ऑन सिकंदर का दिमाग आउट हो गया कि ये चाहती क्या है। वो तेरी से इसकी जानिब लपका और इसका कंबल एक झटके से खींच दिया, लेकिन जब इसके रोते हुए चेहरे पर नजर पड़ी तो चोर बन गया। क्या हुआ, क्यों रो रही हो? इसने मुस्कुराकर रुखसार को होले से छुआ जो पूरी तरह तप रहा था। तुम्हें तो बुखार भी हो रहा, कोई दवा ली तुमने? इसने पूछा तो मनज़ा ने नफ़ी में सर ला और अपने आंसू साफ करने लगी। इतने वो दूध का गिलास और टैबलेट लिया है। तुम ये खाकर दूध पी लो, मैं तब तक कपड़े चेंज कर लूँ। वो ड्रेसिंग रूम से निकला तो फिर से सोफे पर लेट चुकी थी। मनज़ा बेड पर चलकर लेटो, यहाँ बेआरामी होगी। वो इसके सर पर खड़ा था चंद लम्हों तक। जब इसने कोई जवाब न दिया तो इसे अपने बाजू में उठाकर बेड की सिमत ले जाने लगा। ऑन प्लीज़ मुझे सोना है, वो मिनमिनाई। इसके लमस ने बिजली दौड़ा दी थी जिस मजा में। तो सो ना जाने ऑन, तुम्हें कौन जगा रहा है? जब सो कर थक जाओ तो ऑन को आवाज़ दे लेना, ओके? वो खुद भी लाइट्स ऑफ करके इसके बराबर में आकर लेट गया। दूसरे दिन वो दोनों मीरपुर खास आ गए जहाँ उनका ट्रांसफ़र हुआ था। उनको जो घर मिला था वो बड़ा खुला खुला सा था। साथ दो मुलाजिम भी थे। ऑन सिकंदर सुबह का गया, शाम में लौटता, काम सारा मुलाजिम करते। वो फारिग बैठ कर फजूल बातें सोचती रहती। ऑन का रवैया बिल्कुल नॉर्मल था, शायद वो उसे संभलने के लिए वक्त दे रहा था, लेकिन अपने दिल का क्या करती जो उसे डराता रहता था कि ऑन सिकंदर इसे छोड़ देगा। कब तक वो लोगों की बातें नज़रअंदाज करेगा? क्या पता इसके पीछे इसकी बर्बादी की दास्तान भी चली आ रही हो। अभी तो फासले दरमियान थे, सो ऑन के बगैर जीना इतना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन जब ऑन की मोहब्बतें इसकी खलबत में चिरागा करने लगेंगी फिर इसके बाद वो ऑन के बगैर जी ना पाएगी। वो पहला शख्स था जिसको इसने दिल की तमन्ना जिसकी इसके दिल ने तमन्ना की थी। वो इसे मिल भी किया था, मगर दिल हर पट लड़ता था कि अगले पल वो इसे छोड़ ना दे। लाख लाना तो अपना डरते भी जीवन में दूर कर लेना अपने तो। पागल औरत। इसे अपनी हैदराबाद की दोस्त नायला की नाकाम ज़िंदगी अच्छी तरह याद थी, जो एक रात घर से लापता रही, जिसकी पादाश में वो ज़िंदगी में अपने वालिदैन के लिए मर गई थी। इसका जान छिड़कने वाला मंगेतर इसे छोड़ गया। मायूस होकर इस लड़की ने खुदकुशी कर ली। तू भी कर ला फिर। मनज़ा इसकी मौत पर कितना रोई थी। वो जानती थी कि जल्दी अब तेरे इसका अंजाम भी नायला जैसा होगा। इसके पास तो फ़कत एक ही रिश्ता था, ऑन सिकंदर का रिश्ता। वो हराम मौत नहीं मरना चाहती थी। ऑन सुनिए, इसने आवाज़ दी, लेकिन वो इसका हाथ झटक कर आगे बढ़ गया। ऑन प्लीज़ रुकिए। वो भी इसके पीछे भागी, लेकिन वो आगे भागता चला गया। वो चीखती रही, लेकिन वो अंधेरे में गुम हो गया। ऑन, इसने एक दिल खराश चीख मारी और इसकी आंख खुल गई। पूरा वजूद पसीने में नहाया हुआ था। ऑन इसके बेहद नज़दीक परेशान सा बैठा था। क्या बहानी, तुम ठीक तो? कोई बुरा ख्वाब देख लिया? वो इसके गिर्द अपना बाजू फैलाए पूछ रहा था। और मुझे लगा मुझे छोड़कर चले गए। वो इसके सब सीने में मुँह छुपाकर रोने लगी। ओ गॉड, ये लड़की ना जाने क्या क्या वहम दिल में पाले बैठी है। इसने कर्ब से सोचा। जाना, अगर मुझे तुम्हें छोड़ना ही होता तो मैं तुमसे शादी ना करता। ऑन सिकंदर अपनी ज़िंदगी में तो तुम्हें नहीं छोड़ सकता। इसने अपने दिलनशी लहजे में सरगोशी की। वो इसके इस कदर नज़दीक थी कि ऑन की उसकी धड़कन अपने वजूद में महसूस हो रही थी। ऑन ने इसके गिर साथ तंग कर दिया। वो इसके निकाह में थी, अगर वो नादानी करी थी तो क्या ज़रूरी था कि ऑन भी इसका साथ देता? तो और की सुबह वो इसके सामने आने से गुरेज़ां थी। नाश्ते की टेबल पर इसे ना पाकर वैसे ढूंढता हुआ टेरेस पर आ गया, जहाँ वो घुटनों में सर दिए बैठी थी। लंबे सुनहरी बाल जो नमी लिए हुए पुष्ट पर फैले हुए थे। मनज़्ज़ा, ऑन की आवाज़ पर इसने सर उठाया, आंखें सुर्खी लिए हुई थी। ऑन, आप मुझे छोड़ तो नहीं देंगे? इसके लहजे में यास्तियत थी और फिर इसका मामूल बन गया। रोज़ाना ऑन से यही सवाल करती और वो इसे अपनी मोहब्बतों से चूट लहजे में यकीन दिलाता कि इसे अपनी ज़िंदगी में कोई मनज़्ज़ा से जुदा नहीं कर सकता। मनज़्ज़ा के रोज़ो शब ऑन सिकंदर की मोहब्बतों के फवार में भीगते गुजरे थे, मगर एक इसका वहम इसे खुश भी नहीं होने देता था। इन्हीं दिनों शर्मीन अपनी छुट्टियां गुजारने इनके पास आ गई। कितनी देर तक वो इसके गले लग रही। यार भाभी जान, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। इसके नए अंदाज़े मुख्तातिब पर नज़र झैम की, जबकि ऑन बड़ी दिलचस्पी से दोनों को देख रहा था। तुम थकी भी हो, पहले फ्रेश हो जाओ, फिर मैं तुम्हें खाना लिखवाती हूँ। अब पहले तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा दूँ। उसका हाथ थाम कर एक साइड पर लेके खाना खाते हुए शर्मीन ने उनको मुखातिब किया। भाई मम्मा आपको बहुत मिस करती, कह रही थी कि ऑन से कहना छुट्टियां लेकर कराची का चक्कर लगा ले। बिल्कुल भूल ही गया माँ को। इसने मम्मा का पैगाम दिया। फ़ोन पर रोज़ाना बात हो जाती है मम्मा से मेरी, छुट्टियां मिलना फ़िलहाल मुश्किल है। इसने मनज़्ज़ा को देखा जो मम्मा का पैगाम सुन के परेशान नजर आ रही थी। इतने अरसे में एक बार भी तो मामा ने इसे बात नहीं की थी, जबकि डैड 2-4 बार फ़ोन कर चुके थे इसे बात करने के लिए। माहिन की शादी का कब इरादा है? ऑन ने शर्मीन से पूछा। डैड कह रहे हैं 6 माह बाद कर देते हैं, लेकिन फाइनल डेट आपसे मुलाकात के बाद तय होगी, क्योंकि अगले साल तक सफ़ान भी किसी कोर्स के सिलसिले में जापान जाने वाला है। शर्मीन ने तफसील से बताया। खाने के बाद मनज़्ज़ा ने कॉफ़ी बनवा ली। ऑन तो जल्दी सोने चला गया, जबकि वो दोनों रात के तक बातें करती रही, सुबह देर तक सोती रही। मनज़्ज़ा जब उठी तो ऑन ऑफिस से आ चुका था। शाम की चाय के बाद शर्मीन ने शोर मचा दिया। मैं बहुत बोर हो रही हूँ, कहीं बाहर चलो, इसने मनज़्ज़ा से कहा। शर्मीन थोड़ा वेट कर लो, ऑन आते ही होंगे, मुझे तो यहाँ के रास्ते ही नहीं मालूम, कुछ देर में अंधेरा हो जाएगा। इसने बात रखने की कोशिश की। भाई का कुछ देर पहले फ़ोन आया था, वो लेट आएंगे, मैं तुम्हें बताना भूल गई। बस अब जल्दी से अपना हुलिया दुरुस्त कर लो, कपड़े तो तुम्हारे ठीक ही हैं। इसने पिंक कॉटन के सूट में मलबूस मनज़्ज़ा को देखकर आई थी। कुछ देर बाद वो दोनों सड़क पर वॉक कर रही थी। शर्मीन पर एतमाद थी, जबकि मनज़्ज़ा डरी डरी सी थी। नज़दीकी मार्केट चलते हैं, शर्मीन ने कहा। तुम्हें कैसे पता चला कि मार्केट नज़दीक है? मनज़्ज़ा को हैरत हुई। भाई ने बताया चलते चलते पहुँच जाएंगे।
वो इर्द गिर्द बने मकानों को बकौर देख रही थी। तुम मार्केट से कुछ खरीदना? मुनज़्ज़ा ने पूछा। नहीं यार भाभी जान, कुछ खा पी लेंगे। खाना पीने तो तुम्हें घर में बनवा देती, तुमने बताया ही नहीं, मुनज़्ज़ा ने गिला किया। तुम डीएसपी की अहलिया होने के बावजूद पहले की तरह डरपोक हो, इसने लताड़ा। अब वो क्या बताती शर्मीन को कि अब तो अपने साय से भी डरती है। नज़दीकी रेस्टोरेंट में सूप पीने के बाद दोनों वापसी के लिए चल पड़ी। अंधेरा फैल चुका था। अचानक इन्हें महसूस हुआ कि एक मोटरसाइकिल इनके पीछे आ रही है। शर्मीन ने पलट कर देखा, मोटरसाइकिल पर 2 लड़के सवार थे। इसलिए मैं तुम्हें मना करी थी, मुनज़्ज़ा अपने होंठ को चल रही थी। यार भाभी जान, मैंने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली है, तुम घबराओ नहीं, है हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वैसे मुझे लगता है कि दोनों रेस्टोरेंट से हमारे पीछे लगे। शर्मीन ने कहा और दोनों ने अपनी रफ्तार तेज़ कर दी। मोटरसाइकिल की रफ्तार भी तेज़ हो गई और वो दोनों इनके साथ साथ चल रही थी। शर्मीन ने मुनज़्ज़ा का सर ढाल अपने हाथ में थाम लिया। हेलो प्रिटी गर्ल्स, कहाँ के इरादे? पीछे बैठे लड़के ने आवाज़ लगाई। इसकी नज़रें बगौर मुनज़्ज़ा का जायज़ा ले रही थी। चलो अपना रास्ता नापो, शर्मीन ने सख्त लहजे में कहा। तो उन्होंने बाइक इनका रास्ता रोक कर खड़ी कर दी और दोनों इसके दाएं बाएं आकर खड़े हो गए। बहुत बहादुर समझती हो खुद को, दूसरे लड़का बराह रास्त शर्मीन से मुखातिब था। मुनज़्ज़ा की बुरी हालत थी, इसकी आंखों में बार बार अंधेरा छा रहा था। तुम बुज़दिलों से ज़्यादा बहादुर हो, 2 अकेली लड़कियों को देखकर अपनी मर्दानगी दिखा रहे हो। शर्मीन दांत पीस कर गोई। ओह, तो तुम्हें अपनी मर्दानगी दिखाना ही पड़ेगी। इसने शर्मीन की कलाई पकड़कर मरोड़ी और मुनज़्ज़ा का जहन अंधेरे में डूबता चला गया। ओह, इससे क्या हुआ? दूसरे लड़के ने मुनज़्ज़ा को ज़मीन पर गिरते देखकर कहा। अब तो शर्मीन के भी हाथ पांव फूल गए, जबकि दूसरा लड़का मुनज़्ज़ा के जाने बढ़ा। खबरदार इसे छूना मत, शर्मीन ने इसे वार्न किया। तुम दोनों ने अपनी शामत को खुद आवाज़ दी। डीएसपी ऑन सिकंदर के घर की खवातीन को बीच सड़क में परेशान करके, और ये जो बेहोश पड़ी नहीं, मिसेस ऑन सिकंदर है। ऑन सिकंदर तुम्हारा हशर कर देगा, वो चीख रही थी। अब तो दोनों लड़कों की हालत देखने वाली थी। इसी पल दूर सड़क पर किसी गाड़ी की जलती हेडलाइट्स नजर आई तो वो लड़के बाइक पर बैठकर फरार हो गए, जबकि शर्मीन मुनज़्ज़ा के नज़दीक बैठकर इसे आवाज़ देने लगी। जब भी वो गाड़ी जिसे लड़के देखकर लड़के भाग गए थे, नज़दीक आकर रुके, गाड़ी से उतरने वाला ऑन सिकंदर था। इससे क्या हुआ? वो इन दोनों को सड़क पर इस हाल में देखकर परेशान हो गए। शर्मीन ने मुख्तसरन सारा वाक़या सुनाया। इस दौरान वो मुनज़्ज़ा को बाजू में उठाकर गाड़ी की पिछली सीट पर लटा चुका था। भाई ये तो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुई। वो इस नज़दीकी क्लिनिक ले जा रहे थे, रास्ते में शर्मीन ने कहा। वो फ्रंट सीट पर बैठी थी। कुछ वक्त लगेगा। ऑन के चेहरे पर पत्थरों की सी सख्ती थी। क्लिनिक में फीमेल डॉक्टर ने इसका चेकअप करके जो बात इन्हें सुनाई, वो इन्हें हैरत अंगेज़ खुशी से उचार करके। सर आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है और इस हालत में ऐसा हो जाता है, कुछ देर में इन्हें होश आ जाएगा, फिर आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। वो मुस्कुराती हुई दूसरी तरफ मुड़ गई। भाई आई एम सो हैप्पी, शर्मीन ने इसके गले में बाहें डाली। मी टू, वो खुशदिली से इसका सर सहलाकर मुस्कुराया। 2 घंटे बाद वो लोग मुनज़्ज़ा को घर ले। डॉक्टर ने डिस्चार्ज करते वक्त इसे मुबारकबाद के साथ ही ढेर सारी हिदायत भी दी थी। जब भी तो वो शर्माई सी घूम रही थी और जब वो रात का खाना लगवाने किचन में आई तो शर्मीन इसके पीछे आ गई। यार भाभी जान तुम आराम करो, मैं खाना लगवा दूँ, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम मौज करो। शर्मीन ने इसका रुखसार चूम लिया तो वो सुर्ख पड़ गई। शर्मीन काम ही कितना, मैं तो सिर्फ निगरानी करती हूँ, काम तो मुलाजिम करते हैं, मुनज़्ज़ा ने कहा। मम्मा को पता चला कि इस हालत में मैं इनकी बहू को सेवा नहीं करी तो वो सख्त खफा होंगी। रूही सिकंदर के जिक्र पर इसके चेहरे पर तारीख साया लहरा गया। अब कहाँ मैं इनके इल्तफ़ात के काबिल हूँ, एक अक्वाशुदा लड़की। इसने दिल में सोचा। खाने पर ऑन मौजूद नहीं था, इसका कोई फ़ोन आ गया था तो वो बाहर चला गया। खाने के बाद वो अपने कमरे में आकर लेट गई, जबकि शर्मीन टीवी लाउंज में बैठ गई। काफ़ी देर हो गई थी इसे लेटे लेटे। जब ऑन दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल हुआ, इसे देखकर बड़ी जानदार मुस्कुराहट उभरी थी। ऑन के चेहरे पर अपना सेलफोन, वॉलेट और सर्विस रिवॉल्वर ड्राज में रखकर मुनज़्ज़ा के नज़दीक आकर बैठ गया। खाना लगवाऊँ? मुनज़्ज़ा ने पूछा। खा चुका हूँ, शर्मीन ने लगवा दिया था। आप मिसेस ऑन सिकंदर अपना रोज़ाना वाला मसला बताइए। आज मैं ज़रा फुर्सत में हूँ तो आपको तफसील से जवाब दूंगा। इसकी ब्राउन आंखों में प्यार का जहाँ पा था। ऑन आपको मालूम तो है, इसने हल्के से कहा। मुझे मालूम है, तुम्हें ये डर है कि मैं तुम्हें छोड़ ना दूँ। तो जाने ऑन, सुनो, मुझे पाकिस्तान सेटल हुए 4 साल का अर्सा हो गया। जब मैंने CSS का एग्ज़ाम दिया तो बाकी फैमिली कनाडा में थी, इन्हें यहाँ आए 2 साल हुए। इन 4 सालों में मैंने बहुत दोस्त बनाए, इन सबको मैं तुम्हारी मोहब्बत में छोड़ा है, क्योंकि तुम्हारे चेहरे पर उदासी और आंख में आंसू ऑन सिकंदर नहीं देख सकता। अपने वालिदैन अपनी बहनों को भी अकेला छोड़ दिया, हालांकि मैं इनका इकलौता बेटा हूँ। मुझे वहम सा था कि मामा का रवैया तुम्हारे साथ ठीक नहीं है, और मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ जब तुम अपनी ज़ात में मेरी औलाद की परवरिश कर रही हो। इसका हर लफ्ज़ मुनज़्ज़ा के दिल में उतर रहा था, लेकिन एक कांटा अभी भी दिल में गड़ा था। मैंने मामा को फ़ोन पर खुशखबरी सुनाई तो वो यहाँ आने के लिए बेचैन होगी, कल वो आ रही हैं। ऑन ने आखिरी कांटा भी निकाल दिया। दुनिया में रोज़ाना सैकड़ों हादसा होते हैं, लोगों को वो सब याद नहीं रहते। तुम्हारे साथ जो हुआ वो भी लोग जल्द भूल जाएंगे। वहाज को जुर्माना और गुलाब शाह को सज़ा मिल गई, अब तो तुम्हें मुतमिन हो जाना चाहिए। ऑन ने इसे अपने हिसार में ले लिया। दूसरे दिन रूही सिकंदर इससे पहले इसी गर्मजोशी से मिली। आखिर वो इनकी नस्ल को आगे बढ़ाने वाली थी। ऑन में मुनज़्ज़ा को अपने साथ ले जाने आई थी। आई हूँ, ये डिलीवरी तक कराची में रहेगी। मम्मा ये जुल्म मत कीजिएगा, मेरा क्या होगा? आपका बेटा मुनज़्ज़ा के बगैर नहीं रह सकता। इसकी लहजे की बेचार की महसूस करके और रूही सिकंदर ने अपना इरादा बदल लिया। ओके, फिर मैं खुद यहाँ रुक जाती हूँ। वहाँ माहीन है तुम्हारे पापा का ख्याल रखने के लिए। वो इसके लिए इस छोटे से शहर में रुकने के लिए राज़ी थी, और जब रात को वो दोनों तनहा बैठी तो उन्होंने इससे माफ़ी मांगी कि वो इस वाक़े के बाद इससे बदगुमान हो गई थी। वो नहीं चाहती थी कि ऑन इससे शादी करे। मुनज़्ज़ा ने दिल से माफ़ कर दिया। इसे यकीन आ गया था कि अब इसकी आजमाइश ख़त्म होगी, इसका अंजाम नाइला जैसा नहीं हो। बहुत खुशबख्त है जिसे ऑन सिकंदर के दिल की राजधानी में हुकूमत करने का मौका मिला।
अब मोहब्बत ही हासिल सीस्त है। जी तो गाइज़ यहाँ पे हमारा नावल अपने इख्तिताम को पहुँचा। कैसा लगा आपको नावल? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। मुझे तो नावल बड़ा पसंद है। तो नावल का नाम है मोहब्बत हासिल सीस्त बाय हुमा आमिर। हुमा आमिर का ये नावल है। मुझे काफ़ी अच्छा लगा नावल ना। आपको कैसा लगा? अभी अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे न्यू नावल के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मुझे इजाज़त दें, मैं चलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।